हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है ब्लैक मोर। यह मूवी 2023 में रिलीज हुई थी और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.5 स्टार आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1 सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारा दुखद शोर होता है क्योंकि शायद एक बच्चे के पिता गुजर गए थे, इसलिए वो बच्ची बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। और प्रेजेंट में हम मूवी के मेन कैरेक्टर ब्रूक को देख पाते हैं जो अपने अतीत के इस दृश्य को देखकर झिझक कर जाग जाती है। और प्रेजेंट में ब्रूक एक कामयाब फोटोग्राफर होती है और उस वक्त वो अपने कॉलीग्स टैनर और सीजे के साथ में जा रही होती है फोटोग्राफी के लिए। और वो मोस्टली ऐसे ही घरों और जगहों को चुना करती थी जो अबैंडन्ड हुआ करते थे, जिसमें थोड़ी सी क्रीपी सी फीलिंग भी हुआ करती थी ताकि उनके फोटोग्राफ्स देखने वालों को भी वो खालीपन और क्रीपीनेस महसूस हो सके और उसके पीछे की कहानी भी। और ये काम करने की हिम्मत सिर्फ ब्रूक और टैनर ही कर पाते थे और सीजे सिर्फ ड्राइविंग किया करती थी और वो सिर्फ टाइम तय करती और उस जगह पर उस टाइम पर पहुंच जाती ताकि ब्रूक और टैनर जब तक अपना काम करे कोई ये जान ना पाए कि घर के अंदर कोई है और उन्हें इस वजह से कोई इशू न हो पाए। तब दोनों जल्दी से एक अबैंडन्ड घर में घुसते हैं और घर की टूटी फूटी चीजों के फोटोग्राफ्स लेने लगते हैं। और तभी सीढ़ियों पर टैनर एक कपड़े के सेट को देखकर डर जाता है जो उसे एक आदमी की तरह दिखाई दे रहा था क्योंकि बचपन में वो स्कैरक्रोव से बहुत डरा करता था। और उसके इस डर को देखकर ब्रूक बहुत ही ज्यादा हंसती है। और तब एक दूसरे घर में ब्रूक को एक बाप बेटी की पोर्ट्रेट देखकर अपने बचपन की याद आ जाती है क्योंकि शायद वो चीज उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड थी। जिसके बाद ब्रूक के कहने पर वो अपने आगे का डेस्टिनेशन तय करते हैं जिस जगह का नाम था फ्रैंकलिन हिल्स, जहाँ पर जाने के लिए टैनर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता जबकि वो उस जगह की स्टोरी से वाकिफ भी नहीं था। और ब्रूक को उस जगह के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उस जगह के बारे में काफी सारी कहानियां प्रचलित है कि फ्रैंकलिन हिल्स के पास एक गवर्नमेंट फैसिलिटी हुआ करती थी दशकों पहले, जहाँ पर गवर्नमेंट सोल्जर्स को ट्रेन किया करते और साथ ही में ये भी रूमर्स थे कि वहाँ सब सीक्रेटली और इलीगल एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे, लेकिन सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी और ना तो आज तक उस जगह पर कोई गया था जो उसके बारे में किसी को बता सके। और ये जगह काफी सालों से अबैंडन्ड है, इसलिए ब्रूक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। तब उस जगह तक पहुंचते ही वो सब सीजे से कहते हैं कि वो भी उनके साथ में चले, लेकिन सीजे उन्हें मना कर देती है और कहती है कि ऐसे जगहों पर हवाएं अजीब होती है जिससे किसी को भी हेलुसिनेशन होने लगता है और उसका वर्स्ट फियर बाहर आ जाता है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है उन दोनों वीडियोस की तरह। तब ब्रूक सीजे को 3 घंटे बाद वहाँ पर वापस आने के लिए बोलती है उन्हें लेने के लिए। और तब तक सीजे यहाँ वहाँ सिर्फ अपनी कार लेकर घूमती रहेगी। तब अंदर पहुँचते ही ब्रूक टैनर से बताती है कि उसके फोटोग्राफ्स एक बड़े एग्जीबिशन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं जिससे उसे बहुत ही ज्यादा फेम और सक्सेस मिलेगी। और इस चीज के लिए बेचारा टैनर बहुत सालों से मेहनत कर रहा था लेकिन उसे ये कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो ब्रूक से जेलस फील नहीं करता और अपने फ्रेंड के इस सक्सेस के लिए उसके लिए वो दिल से खुश होता है। खैर, इसके बाद वो किसी तरह उस बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं और हम तक वहाँ के फ्लोर पर एक वार्निंग बोर्ड को गिरा हुआ देखते हैं जिसमें साफ साफ ये बताने की कोशिश करी गई थी पूरा एरिया ही फंगल या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म से ग्रस्त है और इस एरिया में बिना प्रॉपर क्लोथिंग या मास्क वगैरह के आना इंसान के लिए घातक हो सकता है। लेकिन ये दोनों इस बोर्ड पर देख ही नहीं पाते और बस आगे बढ़ जाते हैं और आगे ये लोग अपने फोटोग्राफ्स वगैरह का काम करते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर भी करते हैं। तभी ब्रूक को दीवार पर एक लिखावट नजर आती है जिस पर ये लिखा हुआ होता है कि क्या तुम अपने पिता के चेहरे को भूल चुकी हो। और ये चीज भले ही किसी और के लिए लिखा होगा लेकिन ब्रूक इसे पढ़कर खुद के चाइल्डहुड ट्रॉमा को ट्रिगर कर लेती है। और आगे वो विंडो से बाहर एक वाइट ड्रेस में खड़ी एक लेडी को देखती है जो पलक झपकते ही गायब भी हो जाती है। और शायद ये चीजें ब्रूक के साथ रोजाना का मामला था और इसलिए वो उन चीजों को इग्नोर भी कर देती है और आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद ब्रूक और टैनर एक साथ जाते हैं और टैनर तब एक कमरे में कपड़ों के लत्तों को देखकर बिल्कुल पैनिक करने लगता है और वो तब वहाँ से जाना चाहता था क्योंकि उसे एलर्जीज भी थी, लेकिन अब भी उनके पास 2 घंटे थे और ब्रूक वहाँ पर कुछ देर और रुकना चाहती थी। तब टैनर की तबीयत को खुश करवाने के लिए वो कुछ देर तक के लिए उसे नीचे लेकर जाना चाहती थी ताकि वो थोड़ा फ्रेश हो जाए। लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक अजीब सा आदमी मिल जाता है जिसे आप स्क्वाटर भी समझ सकते हैं, जो अबैंडन्ड जगह पर कब्जा करके अपना बना लेते हैं, जिसके पास एक लाठी के बराबर रॉड था और उसका हुलिया बिल्कुल भिखारियों जैसा था और वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव भी लग रहा था।
और उन दोनों से वो बार बार एक ही चीज पूछे जा रहा था कि उन्हें वहाँ पर किसने भेजा है और उन्हें उससे क्या चाहिए। हालांकि ये दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उस आदमी को काम डाउन करने के लिए, लेकिन वो बूढ़ा उनकी कोई भी बात सुनने की मूड में बिल्कुल भी नहीं था और वो तब उन पर हमला करने के लिए उन्हें खदेड़ लेता है और ये दोनों किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में घुस जाते हैं, उसके ऊपर पेपर स्प्रे मारकर, जो ब्रूक की आंखों में भी पड़ जाता है। तब ब्रूक उसे आहिस्ता आहिस्ता बताने की कोशिश करती है कि वो उस बिल्डिंग की फोटोग्राफ लेने के लिए आए थे, लेकिन अब वो वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ पर नहीं रुकेंगे। और ये बात सुनकर वो आदमी अपना लहजा थोड़ा नरम कर लेता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी एक चाल थी और वो तो बस उनके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। और दरवाजा खोलते ही वो जल्दी से आकर टैनर और ब्रूक को हिट करके उन्हें बेहोश कर देता है। जिसके बाद हमें ब्रूक के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टीनेजर ब्रूक अपनी माँ और बहन के साथ में अपने फादर के फ्यूनरल में बैठी हुई होती है और वहाँ पर एक वाइट ड्रेस में लेडी आती है और वो ब्रूक की माँ और बहन से तो संवेदना प्रकट करती है, लेकिन वो ब्रूक को बड़ी ही वियर्ड तरीके से देखती है और ये वही लेडी होती है जिसे ब्रूक ने बिल्डिंग में भी देखा था। और ब्रूक को तो उसकी नजरों को देखकर ऐसा फील हुआ जैसे उसने बहुत बड़ा पाप किया है, और वैसे तो वो खुद को ही अपने फादर के डेथ का जिम्मेदार मानता, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि हर कोई उस पर उंगलियां उठा रहा है और हर कोई उसे ब्लेम कर रहा है उसके फादर के डेथ के लिए, जो अंदर से ब्रूक को बिल्कुल से तोड़ देता है। और एक ही पल में ये सारे ही लोग गायब हो जाते हैं। तब वो देखती है कि उसके फादर अच्छे खासे कॉफिन से बाहर आकर बैठ जाते हैं, जो ब्रूक को लिटिल स्टार कहकर बुलाते हैं। और ब्रूक उन्हें पकड़कर तब रोने लगती है और उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर ना जाए और उनसे बताती है कि उसकी माँ भी उसे ब्लेम कर रही है उनके डेथ के लिए। तब उसके डैड उससे कहते हैं कि ये सारी बातें गलत हैं और वो कहते हैं कि क्या वो उसे उनका पीस ऑफ माइंड दे सकता है। और तब वो तुरंत ही अपने सर के पीछे से कुछ मीट निकालकर उसे देने लगते हैं और जब ब्रूक उनकी तरफ देखती है उसके प्यारे से फादर एक गोश्त में तब्दील हो जाते हैं और ब्रूक की डर के मारे नींद खुल जाती है क्योंकि ये तो सिर्फ एक सपना था। और जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को और टैनर को एक गंदे से कमरे में पाती है जहाँ पर स्कॉटर ने उन्हें बंद करके रखा हुआ था और वो स्कॉटर वहाँ उनके कमरे के बाहर ही बैठा था और उनसे सॉरी बोल रहा था अपने करतूतों के लिए। और अब उनके पास उस कमरे से बाहर आने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था और वो दोनों तब आ भी जाते हैं जहाँ पर वो स्कॉटर उन दोनों की सारी मेहनत को अग्नि को समर्पित कर रहा था, मतलब कि उनके कैमरे और रील्स को, क्योंकि उसे लगता था कि जो उसके दुश्मन है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस तक पहुँचने के लिए। और ये देखकर टैनर और ब्रूक को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो दोनों तो मिलकर भी उसे हैरान हो सकते थे। और उस हाथापाई के दौरान तो ब्रूक की वॉच भी खराब हो गई थी, इसलिए वो समय भी नहीं जान पा रहे थे और इसलिए उसे समय का पता भी नहीं चल रहा था कि सीजे कब आएगी उन्हें लेने के लिए, क्योंकि वो दोनों अब वहाँ पर नहीं रुकना चाहते थे। और तभी वो स्कॉटर कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि वो रात होने से पहले आ जाए, क्योंकि रात को जो होगा वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो टैनर और ब्रूक को और भी ज्यादा डरा देता है। लेकिन तभी ब्रूक सीजे की कार को वहाँ पर आते हुए सुनते हैं और उसे देखती भी है और वो दोनों तब तुरंत ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तब जाते समय वो स्कॉटर ब्रूक को लिटिल स्टार कहकर बुलाता है, जो सिर्फ ब्रूक के डैड उसे कहकर बुलाया करते थे। और ये सुनकर ब्रूक को थोड़ा सा अचंभव महसूस होता है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ जब किसी तरह टैनर और ब्रूक वहाँ से बाहर आते हैं, सीजे उन्हें कहीं भी नहीं नजर आती और अब वो सोचते हैं कि वो कहाँ जाए। तब टैनर वहाँ से किसी तरह निकलना चाहता था, भले चलते हुए ही, लेकिन ब्रूक सोचती है कि अगर सीजे उन्हें ढूंढते हुए आई तो क्या होगा, इसलिए वो दोनों वहाँ पर रुकने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन टैनर को उस स्कॉटर की कही हुई बात याद आने लगती है जिसमें वो रात होने का डर जाहिर कर रहा था और टैनर के मन में तब उसकी इस बात को लेकर एक शंका जाग उठती है कि क्या वो स्कॉटर कोई वेयरवुल्फ है, और आज तो फुल मून भी है और कहीं आज ही वो वेयरवुल्फ में तो नहीं बदल जाएगा। और ऐसा उसे इसलिए लग रहा था क्योंकि उस स्कॉटर ने खुद को वहाँ पर आइसोलेट कर रखा हुआ था और ये डर भी टैनर का एक फिल्मी डर ही था, मतलब कि उसका एक दूसरा रैशनल फियर। लेकिन ब्रूक को ये सब भी एक बकवास लगता है और उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही होती है कि उसने उसे लिटिल स्टार क्यों बुलाया और उसे बस उसके बारे में जानना। लेकिन टैनर ने उसके मुंह से ऐसी कोई भी चीज नहीं सुनी थी और अब ब्रूक अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उसके पास जा रही होती है। तब टैनर को उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए टैनर उसके सेफ्टी के लिए उसे एक नुकीला हथियार थमा देता है और ब्रूक तब उस स्कॉटर के पास में जाकर उससे बातें करना शुरू कर देती है और पहले उसकी बेटी के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि उसकी 2 बेटियां हैं और पहली बेटी ब्रूक की ही तरह और दूसरी बेटी में 4 साल का अंतर है और वो दोनों ही अपने माँ के साथ रह रही थी और उसे तब अपनी फैमिली को उनकी सेफ्टी के लिए छोड़कर आना पड़ा ताकि कोई उसकी वजह से उसकी फैमिली को हार्म न कर सके, जो उसे ही नहीं पता होता कि वो कौन है। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो खुद ही कोई मानसिक रोगी हो,
या फिर वो खुद को ही अपने फैमिली के लिए खतरा समझ रहा था। और तभी उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि ब्रुक अपनी माँ और बहन से सालों पहले सेपरेट हो चुकी है। तभी टैनर उनके पास दौड़ते हुए आता है और ब्रुक से कहता है कि शाम ढलने वाली है और वो वहाँ पर नहीं रुकना चाहता, तो क्या वो उसके साथ चलेगी। लेकिन ब्रुक कोई जवाब ही नहीं देती। तब टैनर वहाँ से टॉर्च लेकर अकेले ही जाने की सोचता है और उसे रास्ते में तब सीजे भी मिल जाती है, जो उसे एक जगह पर अपने पीछे पीछे लेकर जाती है। लेकिन अचानक जब वो गायब हो जाती है, टैनर डर के मारे यहाँ भागने लगता है और जब वो एक लकड़ी से अटक कर गिर जाता है, अचानक से टैनर के पीछे 3 स्कैरक्रोस प्रकट हो जाते हैं, जो पहले हैंगर में लटके हुए थे, लेकिन बाद में वो टैनर को हॉन्ट करते और उसे खदेड़ लेते हैं। और टैनर जब डर के मारे ब्रुक के पास दौड़ता हुआ पहुंचता है, वो स्कॉटर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि टैनर उसके दुश्मनों को अपने साथ में वहाँ पर लेकर चला आया है उसे मरवाने के लिए। तो ब्रुक और टैनर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उस स्कॉटर के साथ में रहने के सिवाय, क्योंकि बाहर बारिश और ठंड थी और फिर स्कॉटर के पास ही फायर था उन्हें गर्म रखने के लिए। लेकिन टैनर इस दौरान भी ब्रुक के पूछने पर भी वो स्कैरक्रो वाला इंसिडेंट उसे नहीं बताता और दोनों तब उस स्कॉटर के पास जाकर बैठ जाते हैं। और ब्रुक जब सोने की कोशिश करती है, उसे फिर से बुरे सपने आने लगते हैं और तभी जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो बाहर चल देती है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कि बाहर कौन है। तो दूसरे वहाँ पर उसे गैलरी वही व्हाइट ड्रेस वाली लेडी नजर आती है और कुछ देर में उसके फादर, जो ब्रुक को उस क्वार्टर से केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं, और असलियत में वो ठीक से उसे कुछ बताते ही नहीं और गायब हो जाते हैं। तभी पास में ही ब्रुक को सीजे की कार खड़ी हुई नजर आती है और सीजे उसके अंदर मरी हुई मिलती है, जिसके बाद ब्रुक दौड़ते हुए टैनर के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है और वो दोनों वहाँ पर अब नहीं रुकना चाहते। लेकिन तभी वो स्कॉटर उनकी बहस सुन लेता है और उसकी भी नींद खुल जाती है और तब वो उन्हें बता देता है कि उसने इस सीजे को गलती से मार डाला, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके दुश्मनों से मिली हुई है। जो सुनकर ब्रुक और टैनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ब्रुक को अपने डैड की बातें याद आ जाती है और वो स्कॉटर को अपने डैड की तरह ही डांट लगाने लगती है कि वो क्यों अपनी बेटियों को छोड़कर गया। और वो स्कॉटर भी तो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। तब ब्रुक उसे मारना तो चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह अपने गुस्से पर काबू कर लेती है। लेकिन तभी टैनर को लगने लगता है कि वो स्कॉटर वेयरवुल्फ में चेंज हो रहा है और टैनर तब अपनी जान बचाने के लिए आयरन हथियार से स्टैब कर करके मार डालता है, जबकि वो बेचारा तो नॉर्मली बैठा हुआ था। तब जैसे ही टैनर उसे मार कर पलटता है ब्रुक की तरफ, ब्रुक को लगने लगता है कि अब वो उसे भी मारने वाला है और वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। तब ब्रुक अपनी जान बचाने के लिए टैनर को भी मार मार कर घायल कर डालती है और उसे भी उसी हथियार से स्टैब करके खत्म कर डालती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो शायद से ब्रुक ही थी, क्योंकि जो फोटो वो क्लियर कर रही होती है वो सिर्फ ब्रुक नहीं खींची हुई होती और हम एक फोटो में टैनर को भी देख पाते हैं। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम ही हमें इस मूवी के बारे में बड़ा हिंट दे देता है, जो कि ब्लैक मोल्ड है, मतलब एक तरह का बैक्टीरिया या फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अगर ह्यूमन कांटेक्ट में आ जाए तो इंसान को एलर्जीज, हेडेक, नोज ब्लीडिंग, हेलुसिनेशन होने लगता है। और शायद इस फैसिलिटी में सालों पहले इस ब्लैक मोल्ड से किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, सोल्जर्स पे या पेशेंट पे, फिर शायद इसका परिणाम उल्टा पड़ गया होगा और शायद लोगों ने ही एक दूसरे की हत्याएं कर दी होगी जब उनका फियर बाहर आया होगा। बिल्कुल ब्रुक और टैनर की ही तरह इस मूवी में ब्रुक और टैनर इस ब्लैक मोल्ड के कांटेक्ट में आते ही उनके सारे ही फियर्स उनके सामने आने लगते हैं, जैसे कि टैनर का स्कैरक्रो वेयरवुल्फ वाला फियर, ब्रुक का उसके डैड के लिए गिल्ट, जो कि उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा था। और शायद इस मूवी में एक एंगल एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, जो कि ये हो सकता है कि शायद ब्रुक के डैड को कोई मेंटल प्रॉब्लम थी, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा और इस फैसिलिटी में आने के बाद से ही ब्रुक जो कुछ भी देख पा रही थी वो सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। सीजे को कार के साथ में देखना, उस क्वार्टर का उसे लिटिल स्टार बोलना, ये सब कुछ, क्योंकि ये मूवी ऑन गोइंग है तो हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी निकले जिसमें हमें इस मूवी के बारे में और भी क्लियरिटी मिले। इसी के साथ में हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।